ठीक है, क्या क्या स्टेप्स किए थे हमने इसके अंदर? डाटा लोडिंग, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या किया था भाई? इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को सेपरेट किया था। तो दिस बिकम्स आवर एक्स, यानी इनपुट। एक्स कैपिटल में रखते हैं क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा कॉलम आ सकते हैं। ये जो है कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है कोई। और जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है उसको हम स्मॉल में रखते हैं, इसीलिए y जो है हमेशा स्मॉल में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा x और y हमने सेपरेट कर लिया था पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था? अपने डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा में स्प्लिट कर लिया था। ठीक है, उसके लिए हमने बिल्ट इन स्प्लिट फंक्शन इस्तेमाल किया। आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, शफल भी करना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी। देन हमारा मेजर स्टेप क्या था? मॉडल सिलेक्शन, जो हमने डिसाइड किया कि भी हमारा क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन होगा। फोर्थ स्टेप में हमने मॉडल को ट्रेनिंग डाटा के ऊपर क्या कर दिया? ट्रेन कर दिया। क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है, इसलिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने डाटा भी दिया और लेबल्स भी प्रोवाइड किए, राइट। देन हमने देखा कि उसने बेस्ट फिट करने के लिए 3 स्लोप्स निकाल ली और एक इंटरसेप्ट निकाल लिया था। एंड वी थॉट कि ये हमारी क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन या बेस्ट फिट लाइन जो है वो इससे डेवलप हो जाएगी। अब ये और बात है कि मॉडल जिसको बेस्ट फिट कह रहा है कि भाई मैं इतनी निकाल सकता हूँ बेस्ट फिट, वो बेस्ट फिट दिखने में जो है वो कैसी होगी। ठीक है, अच्छा। फिर 5वां स्टेप हमारा क्या था? प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेनिंग डाटा। कि अब हम जब ट्रेन कर चुके हैं तो ट्रेनिंग के अंदर हमारी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है? 2 तरह की हमारे पास एक्यूरेसी होंगी। क्या हुआ भाई, क्या बोल रहे हो, बताओ मुझे। हाँ, अबे नहीं नहीं, ये कुछ भी, ये कोड का पार्ट नहीं है। कोड का पार्ट, ये क्या लिखा है मैंने, कोई बता सकता है? देखो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हमारे पास कितने इनपुट वेरिएबल हैं जवानों? x1, x2, x2 और x3। 3 इनपुट वेरिएबल है ना। ठीक है, तो हमारी एक इनपुट वेरिएबल होता है तो इक्वेशन क्या होती है भाई? एक स्लोप और इंटरसेप्ट, यही होती है। यानी इसको हम वेट कहते हैं मॉडल का, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x है बेसिकली वो हमारा पैरामीटर है, रिक्वायर्ड पैरामीटर जो हमें ढूंढना है। बट यहाँ तो जब 3x हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू क्या बनेगी भाई? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और आखिर में इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब वो जो जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा, जब मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, तो ट्रेनिंग होने के बाद वो क्या चीजें ढूंढता है भाई? स्लोप ढूंढता है और क्या ढूंढता है? इंटरसेप्ट ढूंढता है। तो अब यहाँ उसको कितने स्लोप ढूंढने पड़ेंगे? 3 स्लोप ढूंढने पड़ेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो जो भी स्लोप आएंगे, तो हमारा हमारा था एक टीवी का वेरिएबल, एक रेडियो का वेरिएबल और एक न्यूज़पेपर का वेरिएबल। तो इसलिए जो उसने जब ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी स्लोप की वैल्यू ये है विद टीवी। ठीक है, स्लोप की वैल्यू ये है फॉर रेडियो, स्लोप की वैल्यू ये है फॉर न्यूज़पेपर और प्लस एक इंटरसेप्ट। तो मैंने वो लिखा था कि ये इक्वेशन उसने बनाई होगी सी। जब इसने ये मैंने कहा ना फिट हो गया, फिट होने के बाद मैंने कहा क्या क्या कोफिशिएंट्स आए? उसने कहा 3 आए हैं। सही कह रहा, 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे ना।
3 आ गए तो मैंने यहाँ रख दिए उनको कि जो x1 के साथ ये कोफिशिएंट, x2 के साथ ये कोफिशिएंट, x3 के साथ हमारा x क्या है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू दी उसने यानी बायस की, ये लगा। तो ये हमने कहा ये हमारी वो इक्वेशन बनी होगी जो मॉडल ने निकाली हुई होगी, राइट। तो अब मैं इसके अंदर जो टीवी की वैल्यू पुट करूंगा, जो टीवी के डाटा में वैल्यू आ रही है और जो उसके सामने किस में आ रही है वैल्यू, रेडियो में, इसमें, तो वो जो आंसर निकाल देगा उसके आगे प्रेडिक्शन आंसर होगा। तो ये वो लाइन क्रिएट हुई होगी उसके बैक एंड पर जो मैंने यहाँ क्रिएट की। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रॉ मोड में कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने 2 काम करने होते हैं ट्रेनिंग के बाद। हमारा जो टारगेट होता है वो होता है टेस्टिंग की एक्यूरेसी निकालना, लेकिन हम टेस्ट ट्रेनिंग की भी निकालते हैं और टेस्टिंग की भी निकालते हैं ताकि डिफरेंस को देख सकें। फिर हम यहाँ से बहुत सारे कंक्लूजन्स करेंगे, बहुत सारे कंक्लूजन्स जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लाइक हमने कहा भी जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है, भाई तुम प्रिडिक्ट करो, तुम क्या करो, प्रिडिक्ट करो ट्रेनिंग डाटा के ऊपर। अब चूंकि प्रिडिक्ट करवा रहे हैं तो अब लेवल उसे बता नहीं रहे, लेकिन ये मॉडल तो वही है ना जिसने पहले ये ट्रेनिंग डाटा देखा हुआ है, ठीक है ना। आपको रात को पेपर लीक हो जाए, सुबह बोर्ड का पेपर देने जाना है, तो आप तो बोलेंगे यार मुझे तो पता है क्या क्या आना है, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए जो ट्रेनिंग में एक्यूरेसी आती है वो हम उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सवाल पहले ही लीक हो चुके हैं उसके पास। ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम उससे खुद बताते रहे भी इसका जवाब ये, इसका जवाब ये। असल तो ये है कि जब मैं टेस्ट करूं और ऐसा डाटा दूं जो उसने पहले देखा हुआ ही ना हो, फिर जवाब दो तो पता चलेगा, ठीक है कि नहीं। कोई नया सवाल आपके सामने आ जाए एग्जाम में और आपने अच्छा पढ़ा हुआ होगा, अच्छा सीखा हुआ होगा, तो नए सवाल को भी आप उस पुरानी लर्निंग की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ये प्रेडिक्शन निकाली और प्रेडिक्शन निकालने के बाद मैंने दोनों प्रेडिक्शंस को, मैं इसको रीरन कर देता हूं। मैंने ये डेटा फ्रेम बना के रख दिया कि भाई ये जो है ये ओरिजिनल वाई था ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग डेटा में हमारा वाई था ना, सबको याद होगा जो हमने सेपरेट किया हुआ था यहाँ पर। ये जो वाई हमने सेपरेट, ये ओरिजिनल वाई है और ये अब उसने प्रिडिक्ट किया, यानी जो हमने ट्रेनिंग की प्रिडिक्शन बोली। इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, बट इन रिजल्ट से हम अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ऑन एवरेज कितना हमारा मॉडल जो है वो सही है, कितनी एक्यूरेसी है और क्या लेवल है, कैसे बताएंगे हमारा मॉडल जो है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ये मैंने सिखाया था आपको कि रूट मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है। समझना जरा दोबारा से कि मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं। अब ये डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भाई x में वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूं x में वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये डेटा पॉइंट कह रहा है x में वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y में वैल्यू कितनी है, 4 है। ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट P1, ओके। और पॉइंट P2 क्या कह रहा है, बल्कि 4 ज्यादा लिख दिए मैंने, 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। x में वैल्यू 2 है तो y में वैल्यू कितनी है, 1 है, सही। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है P2 कि x में वैल्यू
3 है तो y में वैल्यू 3 ही है तकरीबन, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, x में वैल्यू 4 है तो y में वैल्यू तकरीबन 5 है। अंदाजे से ले रहा हूँ, आगे पीछे हो सकती हूँ। और ये क्या कह रहा है कि x में वैल्यू 6 है तो y में वैल्यू कितनी है भाई, ये 2 है। ये वाला पॉइंट, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया, ये P5, P6 और P7। तो क्या वैल्यू बनेगी भाई यहाँ पर, 6 पर 2 हो गया P4 में, P5 में क्या हो जाएगी भाई, 6.5 पर 6.5 पर ये हो रही है तकरीबन, हमने इसको 3 लिया है तो इसको 4.5 कह देते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट क्या बन रहा है अभी, x में 6, 7, 8 तकरीबन 8.5 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ वैल्यू क्या आ रही है इतनी ऊपर जाके 5, 6 तकरीबन, या 6.5 कह देते हैं, ठीक है। अंदाजा ले रहे हैं हम सिर्फ जो बात में समझाने के लिए कि यार यहाँ क्या हो रहा है, ताकि जहन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो ये हो गया। आखिरी पॉइंट हमारा कौन सा है, ये है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, 10 पर हम कह देते हैं यार ये 10 ही आ रही, ठीक। ये हमारा डाटा है जो प्लॉट हुआ, ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। इसमें ये x है इनपुट और ये क्या है, y है आउटपुट। अब हमने जो लाइन प्रिडिक्ट करवाई, या मॉडल ने जो लाइन प्रिडिक्ट करी, फॉर एग्जाम्पल उसने वो लाइन जो है वो ये प्रिडिक्ट कर दी है, ठीक है। वो लाइन ये प्रिडिक्ट कर दी, ठीक। जब उसने ये लाइन प्रिडिक्ट करी तो ये पॉइंट ठीक है, यहां से लेके मैं इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन गिरा देता हूं और इसको थोड़ा सा हैवी कर देते हैं, ये लाइन और ये पॉइंट, और यहां से ये सीधा गिर रहा है और यहां से ये सीधा गिर रहा है, ये बिल्कुल ओके, यहां से ये और यहां से ये, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब समझना। अब x2 पर ओरिजिनल वैल्यू क्या थी और मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, यहाँ 1 अगर थी तो मॉडल तकरीबन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है y वो कितना कर रहा है भाई, 2, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या थी भाई, 3 पे कितनी आ रही थी, 3 पे 3, और हमारी लाइन क्या कह रही है भाई कि वैल्यू क्या आ रही है, 2.8 समथिंग आ रही है, ठीक है। इसी तरह ये क्या कह रहा है भाई, ओरिजिनली 4 पे क्या वैल्यू आ रही है, हाँ 3.5, ठीक है। और ओरिजिनल क्या कह रहा है, क्या आ रही है 4 पे 5। इस तरह ये पॉइंट क्या कह रहा है कि 6 पे 2 आ रही है, जबकि हमारी लाइन क्या प्रेडिक्ट कर रही है, 6 पे 3 आ रही है, ठीक है। 6 पे 4 प्रेडिक्शन कर रहा है। तो इस तरह देखो, ये ओरिजिनल y से प्रेडिक्टेड y में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, एरर। इसको क्या कहते हैं, एरर। बास टर्म्स में हम इसको लॉस भी कहते हैं। आगे हम मशीन लर्निंग और पढ़ेंगे, डीप लर्निंग, तो वहीं ये एरर जो है वो लॉस भी कहलाएगा। तो इसका डिफरेंस निकालें, अगर 1 - 2 का एरर जो आया कितना आ गया, -1 आ गया। 3 - 8 का इसका क्या आ गया, -5 आ गया। इसका कितना आ गया, 0। 3 पे 5 आया, बिल्कुल करेक्ट, चलो ठीक है। 6 पे 8, 4 और 2, इसका आ गया -2, इसका आ गया +0.5, इसका आ गया कितना भी
3.5। तो ये हर पॉइंट में ये एरर जो है वो आ रहा है। तो दिस इज द रिजल्ट। जो हम यहाँ काम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि जो यहाँ देखा हमने कि ये हमारा ओरिजिनल था और ये हमारे उस लाइन के थ्रू निकल रहा है ना, जैसे अभी मैंने निकाला है। तो देयर इज अ क्लोज डिफरेंस इन सम वैल्यूज एंड इन सम वैल्यूज द डिफरेंस इज मोर देन। ठीक है, किसी में कम है किसी में ज्यादा, जैसे हम देख रहे थे कि यार ठीक है चल रहा है। तो हमने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला, यानी इन सारी वैल्यूज का। अब एरर का फॉर्मूला क्या बनता है अभी, ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं किसको, प्रिडिक्टेड वैल्यू को। क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आ रहे हैं इसलिए हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, मीन स्क्वायर्ड एरर। सारी वैल्यूज के लिए ले रहा हूं, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं अभी, ऑल वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू i टू n, यानी i से शुरू हो और चलती रहे। अब i में n 1 हो 2 हो 3 हो, फॉर एग्जांपल n जो है 15 है, डेटा पॉइंट हमारे पास कितने डेटा पॉइंट है ट्रेनिंग डेटा सेट में, हाँ 140 रो है, कितनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई 101 से लेके 140 y के अगेंस्ट 1 से लेके 140 प्रेडिक्शंस, उनके एरर्स, और उन सब का सम होने के बाद डिवाइडेड बाय n, तो एवरेज एरर निकल आएगा। इसको कहेंगे हम मीन एरर। क्या कहेंगे, मीन एरर। इसीलिए इसको, इसका नाम क्या है, मीन स्क्वायर्ड एरर। बाद में इसका रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, नेगेटिव साइन की वजह से लिया था, तो वो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। हाँ, तो सिर्फ मीन स्क्वायर्ड चल रहा होगा। आप इसको जो है ना रूट हटा दें, इसका मीन स्क्वायर्ड एरर कर दें, मीन स्क्वायर्ड एरर कर दें, चलेगा, थोड़ा ज्यादा आएगा इसके, हाँ क्योंकि फिर रूट लेंगे तो सही हो जाएगा। 2.4 आ रहा है ना। अब इसी का मैं क्या, अगर मुझे रूट लेना है तो मैनुअली ले लूं, मैनुअल नहीं ले सकता तो मैथ स्क्वायर रूट कर दूं, इंपोर्ट मैथ, क्या कर दूं भाई, यहाँ पर क्या करूं, इस जो वैल्यू आ रही है इसका क्या कर लूं, मैथ डॉट sqrt, इसका स्क्वायर रूट ले लूं, तो मेरे पास वही प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास पहले आ रही थी 1.7। ठीक है, ये बात समझ आई। अगर ये मैथ्स के थ्रू नहीं करना तो फिर क्या करना है, तो फिर पावर ले लूंगा। रूट, रूट का मतलब क्या होता है भाई, x के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, x की पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, तो ये पावर इसको यहां दे देता हूं भैया 0.5। ठीक है, बाद वही वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो दोनों तरह से मैं रूट लगा सकता हूँ अगर वहां नहीं चल रहा है। बाद दफा लाइब्रेरी अपडेट करते हैं तो उससे निकाल देते हैं कुछ चीजों को, कुछ चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतना एरर आ रहा है, बट मैंने कहा कि यार ये जो एरर है ना, मैं इससे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कम है या ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि भाई जो अच्छा एरर है वो 5 है, तो मैं कहूँ यार 5 से ये कम है या 5 से ये ज्यादा, अभी तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। क्यों, क्योंकि अगर मेरे डेटा में वैल्यू साइज बड़े बड़े होंगे तो प्लॉट भी कैसा होगा, एरर भी कैसा आएगा। तो फिर इसका मतलब एरर की जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे कुछ बता नहीं रही है, बता नहीं रही है। ठीक है ना, अगर ये डेटा बड़ा होगा तो ये अल्टीमेटली एरर खुद ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डेटा पॉइंट अगर बड़े बड़े होंगे 2 के बजाय या कुछ और हो जाए, तो फिर 200 हो जाए तो क्या होगा। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमने क्या कहा था कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, R2 स्कोर निकालते हैं, उसका स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको मॉडल की, कि मेरा मॉडल की जो प्रिडिक्शंस हैं वो कितनी एक्यूरेट है। तो इट सेज कि ट्रेनिंग में कितनी एक्यूरेट आ रही है, 90% जो ट्रेनिंग में है वो एक्यूरेट है। लेकिन ट्रेनिंग मैंने कहा रिलायबल नहीं होती, ट्रेनिंग रिलायबल नहीं होती, बिकॉज उसी डेटा पे हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट करवा रहे हैं जो हमने ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको क्या किया था, पिलाया था। अब तो फिर क्या करेंगे भी, प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेनिंग नहीं, टेस्टिंग डेटा, प्रिडिक्शन ऑन टेस्टिंग डेटा।
टेस्ट डेटा पे करेंगे बेटा, यहाँ करके बताओ। रटे रटाए तो तुमने सही जवाब दे दिया, और जब टेस्ट डेटा दिया उसको तो उसने अब जो प्रेडिक्शन निकाली वो कौन सी प्रेडिक्शन है भाई? टेस्ट प्रेडिक्शन है, वो ट्रेंड प्रेडिक्शन थी। उसको भी मैंने डेटा बना के रखा ऐसे। ये इसका ताल्लुक मॉडल से नहीं है, ये जस्ट टू व्यू मैं बना रहा हूँ, वरना आप ना बनाए कोई मसला नहीं। ये आ गया हमारे पास रैंडम डेटा सिलेक्ट हुआ हुआ टेस्टिंग में। कितने रिकॉर्ड थे? कोई कितने रिकॉर्ड थे? हाँ 60 रिकॉर्ड्स। तो ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, ये हमने देखा यार कैसा नजर आ रहा है, 12.9 3.0 9.7 7.9 13.6 14. यहाँ भी डिफरेंस करीब करीब है, बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल आउट नहीं है। बट हम क्या करते हैं फिर, चलो भाई टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शन निकाली, फिर इसका भी क्या निकाला हमने, मीन स्क्वायर्ड निकाल, तो आपके मीन ही चल रहा है ना, 3.6 आ गया। अब इसका R2 स्कोर निकाला तो इट सेज कि ट्रेनिंग में कितना है, 86% है। ये जो डिफरेंस होता है ना, क्या क्या होता है डिफरेंस किसके दरमियान, बिटवीन ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवर फिटिंग। क्या कहते हैं? ओवर फिटिंग। क्या कहते हैं? तो अब ये डिफरेंस को छोड़ा है तो हम कहते हैं मॉडल हमारा थोड़ा ओवरफिट हुआ। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं? एक हमारे पास होता है अंडरफिट, एक हमारे पास होता है ओवरफिट, एक हमारे पास होता है बेस्ट फिट। और हमें क्या ढूंढना होता है? बेस्ट फिट। अंडरफिट क्या है कि मैंने डेटा पे ट्रेन किया, मेरा रिजल्ट 70% आ गया, ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग में भी, लेकिन ये 70% रिजल्ट क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, ये या तो मेरा मॉडल बिल्कुल घटिया है, या मेरा डेटा बिल्कुल लो क्वालिटी का है, बिल्कुल क्लीनिंग नहीं हुई, मिसिंग है, वॉटेवर, रैंडम वैल्यूज बहुत ज्यादा है, आउटलायर बहुत ज्यादा है, जिससे कभी कह रहे हो कि एक गाड़ी की प्राइस जो है ना 10,000 रुपये, और कभी वैसे ही गाड़ी आगे खड़ी कर रहे हो 10 लाख की है। ऐसे डेटा में होता है ना, गलत वैल्यू फीड हो जाती है, तो वो कंफ्यूज है ना, पैटर्न ये क्या बन रहा है यार। तो अच्छा ट्रेन नहीं हो पा रहा, तो जब अच्छा ट्रेन नहीं होगा तो टेस्ट में भी क्या होगा, वैसे ही खराब हो जाएगा। तो दिस कंडीशन इज नोन एज अंडरफिटिंग, कि हमारा मॉडल जो है वो अंडरफिट है, राइट। अच्छा, फिर ओवरफिट वाली कंडीशन क्या होती है? ओवरफिट वाली कंडीशन ये होती है कि ट्रेनिंग में तो क्या रिजल्ट आ जाए, 100% आ सकता है, आ सकता है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में क्या रिजल्ट आ जाए 100%। क्यों क्यों आ सकता है? क्योंकि वही डेटा पे तो प्रेडिक्शन निकाल रहा हूँ जिसपे मैंने ट्रेनिंग कराई हुई थी, तो चांसेस हैं। बट बट वही मसला क्या है कि जब मैं इसको क्या करने गया, टेस्ट करने गया, तो इसने तो क्या रिजल्ट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 82% दे दिया। तो अब कितना गैप है, तो ये मॉडल हमारे लिए क्या है, ओवरफिट मॉडल है, ओवरफिट मॉडल। अब ये जो 100% हुआ है, दिस 100% होने की वजूहात बहुत सारी हो सकती है। आपके ख्याल में 100% क्यों हुआ होगा? इसकी पहली वजह ये हो सकती है, हाँ नहीं, मसला ये है, एक बात तो समझना है, इसको बिल्कुल सही कनेक्टेड हो, थोड़ी तवज्जो रहेगी तो बात क्लियर हो जाएगी। देखो, मैंने कहा कि वही डेटा दिया है जो ट्रेनिंग में मैंने उसको पहले दिखाया हुआ था। एक तो वजह ये हो सकती है ओवरफिट होने की, ठीक है। एक वजह ये हो सकती है कि एक आदमी इसके जैसा, ठीक है, थोड़ा तगड़ा सा हो, ठीक है, उसको बहुत भूख लगी हुई हो, और आप उसको बोले भाई ये लो एक बेर खा लो, तो इतने से बेर से मेरा क्या पेट भरेगा। एक ही दफा में पूरा बेर क्या कर लिया उसने,
निकल गया, बीच समेत निकल गया, समझ गए। अच्छा ये मैं क्या कह रहा हूँ कि मॉडल रिच है, मॉडल क्या है, और डेटा बहुत थोड़ा है, डेटा बहुत थोड़ा है। तो इससे क्या होता है कि मॉडल बहुत जल्दी से उसके सारे पैटर्न्स क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है, उसके सारे पैटर्न जो है वो लर्न कर लेता है। ये बात समझ आ रही है कि अगर मॉडल बहुत ज्यादा रिच हो और डेटा बहुत सिंपल और क्वांटिटी में कम हो, अब इसको आप अपने ऊपर रख के ले लें, तो सवाल बड़े आसान है, बजाय 500 के सिर्फ 5 सवाल है टेस्ट में आने, ठीक है, और आप हैं भी ज़हीन, तो एक ही दफा में आप क्या करेंगे, वो 5 के 5 सवाल आपको याद भी हो जाएंगे, उनके जवाब भी याद हो जाएंगे, सब कुछ उसका, सब कुछ उसका खुल के आपके सामने फटाफट आ जाएगा, देर नहीं लगेगी उसमें, देर लगेगी उसमें, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगी, क्योंकि सवाल थे भी आसान और कम भी थे, तो वो आपने चटपट चट तैयारी कर ली। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, तो अभी मैं आधा सवाल भी ना पूछूं, आप जवाब दे दें, तो एक्यूरेसी क्या आएगी, लेकिन आप हो गए ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे तो सब आता है। जाहिर है आपको जितना डेटा मिला था उसके मुताबिक आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो सब आता है। अगले दिन पेपर में वो 5वें सवाल नहीं आए, कोई और सवाल आ गया। अब मसला क्या हुआ, आप तो ओवरफिट हो गए थे उन सवालों पे। अब ओवरफिट का मतलब अब समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, देखो इधर, मैंने ओवरफिट होके क्या कर लिया, मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली जो यहां से चली, समझना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो यहां से चली और हर डेटा पॉइंट से ये हुआ कि उसने हर पैटर्न को बिल्कुल एक्यूरेट लर्न कर लिया कि अब जो लिखा हुआ डाटा है मुझे उसकी हर चीज के बारे में पता है। यही बात कह रहा हूँ, ठीक है। अब एक दो मिसालें यहाँ इमेजेस में दिखाता हूँ भाई, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, इट्स अ मोस्ट डिस्कस्ड फिनोमेना इन मॉडल्स, ठीक है। ये देखो, समझना, ये कैसा लाइन है ना अंडरफिट, डेटा उधर भी भागा उधर भी भागा हुआ है, लाइन बस एक मार दी बीच में। और ये कैसा फिट है, गुड फिट है, कि चलो यार सेंटर से गुजरती हुई जा रही है लाइन, ये लीनियर रिग्रेशन नहीं है, लेकिन आपको लाइन लग रही है ना कि यार तमाम डेटा उसके करीब करीब ही है। तो ये कैसा, ये क्या हुआ है, ये वही हुआ है। अब उसने बिल्कुल पैटर्न सारे एग्जैक्टली जो है ना वो खोल खाल के रख दिए और वो तरीके से बैठा हुआ। अच्छा अब ये इधर अब मैं कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करने जा रहा हूँ कि जब ओवरफिट हो जाता है मॉडल, हमें कैसा मॉडल चाहिए होता है, हमें बेस्ट फिट मॉडल चाहिए होता है, ठीक है, हमें बेस्ट फिट मॉडल चाहिए होता है। अब मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि हमें कैसा मॉडल चाहिए होता है, हमें, ये आगे का कॉन्सेप्ट है बट यही तस्करा हो गया तो अब यही डिस्कस कर लेते हैं। हमें एक ऑप्टिमाइज्ड मॉडल चाहिए होता है या हमें एक जनरलाइज्ड मॉडल चाहिए होता है, विच मॉडल इज फॉर अस। हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा मॉडल जनरलाइज्ड मॉडल हो। कैसा मॉडल हो, जनरल होगा ना, उसकी ट्रेनिंग जनरल होगी तो उससे मिलते जुलते भी सवाल आएंगे तो क्या हो जाएंगे, कर लिए जाएंगे। बट अगर हमने हर चीज ऑप्टिमाइज्ड कर दी है, बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल तक ले गए हैं, तो फिर क्या हो जाएंगे, फिर जैसे ये सामने बैठा हुआ है ना, अब इसने कैप भी लगाया हुआ, चश्मा भी लगाया हुआ, कार्ड भी डाला हुआ,
मैं अपने मॉडल को ऐसी तस्वीरें दिखाता रहूं, तो मॉडल का पैटर्न ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगा कि एवरीवन मस्ट हैव, ये यूनिफॉर्म है शायद, एवरीवन मस्ट हैव अ कैप, अ ग्लास एंड अ कार्ड। वो पैटर्न, ये मैंडेटरी पैटर्न समझ लेगा ना उसको। इस फीचर के ऊपर, टोपी वाले फीचर के ऊपर वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फीचर है भी बड़ा नुमाया, इसकी वेटेज ज्यादा है पर्सनालिटी में। कैप, एक बंदे ने कैप लाया, अंदर दाखिल हुआ, फौरन आइडेंटिफाई। बाद में जूते देखोगे, बाद में कपड़े देखोगे, पहले क्या देखोगे? तो इसका मतलब इस फीचर का इम्पैक्ट मॉडल की प्रेडिक्शन पे ज्यादा है। ऐसे ही हमारे कॉलम्स के होते हैं जो कोरिलेशन निकालते हैं, किसका इम्पैक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो अब वो क्या समझने लगा, यार इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा है और हर डेटा में ये है भी। आगे से कोई बगैर कैप वाला उन्हें भगा दिया, अभी तो स्टूडेंट है ही नहीं, भले उसका कार्ड पहना हुआ है, कपड़े भी सही पहने हुए, लेकिन क्यों भगा रहा है उसको? कि वो एक फीचर कैप नहीं है, उसी पे तो ऑप्टिमाइज हो गया, वो उसी पे तो ओवर लर्न हो गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मॉडल गेट्स ऑप्टिमाइज्ड। तो ऑप्टिमाइज होने के बाद ट्रेनिंग में रिजल्ट तो 100%, लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन जब मिलता जुलता अलग डेटा आता है फिर वो फेल होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज वेयर हमारी कोशिश होती है कि भाई हम जनरलाइज मॉडल बनाएं, और जनरलाइज मॉडल बनाने के लिए हम उसको वैरायटी ऑफ डेटा देते हैं, वैरायटी ऑफ डेटा, कि उसमें हर तरह की बात आ रही हो। अब कैप वाले भी हों, बगैर कैप वाले भी हों, गंजे भी हों, कमीज शलवार में भी हों, पैंट शर्ट में भी हों, चश्मे वाले भी हों, बगैर चश्मे वाले भी हों, जिस किस्म का बाद में इनपुट आ सकता है, वो सारी कैटेगरीज उस डेटा के अंदर क्या हो जानी चाहिए, आनी चाहिए, ताकि वो उन पर ट्रेंड हो जाए कि नहीं ये भी हो सकता है, ये भी। हाँ, रैंडम नहीं, वो तमाम पॉसिबिलिटीज जो रियल में उसके सामने आ सकती हैं, उन सारे डेटा को कवर अप होना चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। नहीं, बात ये है कि ऐसा सवाल है, वो किसी ने ऐसे कर दिया भी हम मेल फीमेल क्लासिफाई कर रहे हैं, वो उधर से कोई आ गया भाई वाला, बॉडी स्ट्रक्चर वाला मेल वाला है, कपड़े फीमेल वाले पहने हैं, लिपस्टिक लगाई हुई है, मेकअप किया, क्या करेगा मॉडल? तो कुछ ना गलत ही देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। हाँ, लेकिन अगर हमने उसको भी डेटा में रखा होता है तीसरी क्लास के तौर पे, फिर हम मॉडल को ब्लेम करते, भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरे को बताया नहीं था ये कौन है? हाँ, फिर हम मॉडल को ब्लेम कर सकते, मैं तुम्हें सिखाया नहीं था ये क्या है। वो लीनियर रिग्रेशन नहीं होता, ठीक है, वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता। यहाँ पर अगर वो 100% ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ ही हद तक लेवल तक ऑप्टिमाइज हो गया है। पॉलिनोमियल में वो क्या करता है, वो यूं 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 जा सकता है। जैसे ये हमने ये वाली तस्वीर देखी ना, ये हमारा डेटा लीनियर डेटा तो है ही नहीं। लीनियर डेटा के बारे में तो मैंने कहा था वो यूं चलेगा 45 डिग्री पे, ऐसे ही ना, ये डेटा लीनियर डेटा तो है ही नहीं, तो इस पे लीनियर लाइन तो काम ही नहीं करेगी, तो मैं इस पे लगाऊंगा ही नहीं लीनियर रिग्रेशन भाई। जब मुझे नजर आ रहा है डेटा प्लॉट करने के बाद कि ये डेटा लीनियर रिलेशनशिप का है ही नहीं भाई, कर्व बन रहा है, तो मैं इस पे स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा करूं, लीनियर लाइन क्यों कर ड्रा करूं? ठीक है, तो फिर हम इस पे लगाएंगे ही पॉलिनोमियल रिग्रेशन। हाँ हाँ, ये पॉलिनोमियल होगा लेकिन ओवरफिट होगा सारे। अब मैंने कहा ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे उसकी ऑप्टिमाइजेशन को खत्म किया जाता है, जनरलाइजेशन की तरफ जाया जाता है। ये मॉडल जो है ना कोशिश करता है ऑप्टिमाइज होने की, और हम ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं कि उससे जनरलाइज हो। तो इट्स अ फाइट बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ये एक फाइट है जिससे आप और मॉडल लड़ रहे होते हैं। मॉडल की 100% कोशिश होती है कि ऑप्टिमाइज हो जाऊं, हम उसको परफेक्ट होने से रोकते हैं। हम उसको कहते हैं नहीं, डेटा पे परफेक्ट नहीं हो, सीखो, जनरलाइज बातें सीखो। ठीक है ना, इसमें मैं शुरू में मिसाल दिया करता, एक बच्चा है ना, उसको घर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आना है,
अब्बा ने उसको गाड़ी में बिठाया, वो बैठा, बस में बैठा, स्टॉप पे उतरा, आ गया, फिर बैठा, फिर स्टॉप पे उतरा, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। एक दिन बस नहीं आई तो अब क्या, वो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसी पाथ पे क्या हो गया, ओवरफिट हुआ हुआ है ना। अब कोई नया आइडिया उसके पास है ही नहीं कि अगर चल भाई ये वाली बस नहीं आई तो रिक्शे में बैठ के आ जा, किसी से लिफ्ट लेके आ जा। आ रही बात समझ में? तो वो ये नहीं कर सकेगा क्योंकि वो जनरलाइज्ड नहीं है। हाँ, उसके अब्बा ने कभी उसे टैक्सी से भेजा होता, कभी करीम से, कभी बस से, कभी रिक्शे से, कभी बाइकिया से, कभी पैदल भी ले आए होते, तो फिर उसके पास वैरायटी होती थिंकिंग की। नहीं यार ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। हाँ, इसके साथ मैं तो तुम्हें ही लेके जाऊंगा। ठीक है, आ रही बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या क्या जो है वो मॉडल के साथ जो है वो चल रहा होता है। तो दिस ऑल यू सी आर ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग मॉडल्स। वो तो प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है ना। अगर आपके डेटा खराब है, उसमें आउटलायर है, आपने डेटा को प्री प्रोसेस करके आउटलायर रिमूव नहीं किए हैं, सही वैल्यूज फिल नहीं की हैं, वैसे ही डाल दी, फिर मैंने कहा फिर वही मसला होता है ना कि एक जगह एक एक ही जैसी गाड़ी आ रही है, एक ही चीज आ रही है, उसकी प्रोडिक्शन में आप कह रहे हो कि भाई इसकी 10 लाख रुपए प्राइस आ रहे हैं, और सेम पैटर्न आ रहे हैं, और आप वैसी पैटर्न की गाड़ी कह रहे हो यार इसके प्राइस 50 लाख रुपए। अब वो पैटर्न लर्निंग में फिर कंफ्यूज होता है कि भाई फिर उसकी ट्रेनिंग खराब होती है। तो इसी उसका हल ये है क्या, डेटा को सही प्री प्रोसेस करके उसको दे, ताकि वो सही ट्रेन हो। जितना अच्छा उसे ट्रेन करेंगे, बच्चे की तरह होता है बिल्कुल मॉडल, मैं तो यही कहता हूँ कि जैसा आप उसे सिखाएंगे वैसा वो सीखेगा। हर चीज पे नहीं ट्रेन होगा। हाँ, ये है। हम्म। हाँ, देखो, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आपको एक डाटा सेट दे दूं और आपसे बोलूं यार इसका मॉडल बना के लाओ, अच्छा मॉडल बना के लाओ। आप गए वहां पे लीनियर रिग्रेशन लगाया और टच से चलाया और आ गए कि सर इसकी एक्यूरेसी तो 70% आ रही है। मैंने आपसे कहा था अच्छा मॉडल बनाना है तो इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में आपने काम किया, जितना हमने काम किया है ये एक सेल में 5 लाइनें लिख के हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक मॉडल लगाया, आपने दूसरा मॉडल लगाया, तीसरा लगाया, कंपैरेटिव स्टडी करी, कहाँ किस पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डाटा में गड़बड़ है। 2-3 मॉडल आपने ट्राई करे, वो कोई भी सही काम नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी बढ़े, इसका मतलब क्या है, वो डाटा में जान ही नहीं है, वो डाटा है ही इतना स्पार्स। तो फिर आप वापस पलटेंगे किसी तरफ, डाटा की तरफ, कि वहां क्लीनिंग सही करूं, रिफाइनिंग सही करूं, स्टैंडर्डाइजेशन करूं, नॉर्मलाइजेशन करूं, आउटलायर्स रिमूव करूं, और फिर दोबारा जाके चेक करूं। हाँ, ऐसा हुआ कि आप पहले ही मॉडल लगाया वही 98-97% दे रहा है, तो फिर तो मैं आपसे बोलूंगा ही नहीं यार, ठीक है यार, एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी, बल्ले बल्ले। गुरु भाई का काम है, गुरु भाई की जरूरत क्या है उसकी भाई, वो एनालिसिस के लिए तो कर सकते हैं, प्रेडिक्शन गुरु भाई क्या काम। हाँ भाई, वो तो सिंपल सी बात मैंने अब समझाई थी ना, जब नो कोरिलेशन होगा तो फटा हुआ आएगा सारा डेटा, उसमें आप लिंक बीच में लाइन घुसा भी दो तो क्या होना है उससे, पीछे ही पता चल जाएगी। तो इसीलिए तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं, ईडीए करते हैं फॉर अ मॉडल। वैसे तो ईडीए में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम प्रेडिक्टिव मॉडल बना रहे होते हैं तो फिर हम ये कोरिलेशन में इसके प्लॉट्स और ये सारी चीजों से हम देख के कंफर्म कर लेते हैं कि हमें आगे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, कि उसका प्रेडिक्शन मॉडल बनेगा भी नहीं बनेगा। हाँ, ईडीए करना है, कौन सी चीज कितनी है, कितनी दफा आई, क्या है, किसका काउंट कितना है, किसकी वैल्यू कितनी, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, कितनी सेल, वो आप करते रहें। बट आप बाद में उसके प्रेडिक्टिव मॉडल नहीं बना सकते कि उसमें पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा कि जो रिकॉग्नाइज हो सके, वो वही बात हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ फंक्शन बना लिया था कि भाई ये फंक्शन में आप डेटा इनपुट लें और डाल दें। वैसे तो ही अच्छा हो कि आप क्या करें, इंटरफेस बना लें, गूगल फॉर्म बना लें,
गूगल फॉर्म कह रहा हूँ, और HTML पे फॉर्म शाम बना के उसमें इनपुट ले लें, प्रेडिक्शन का बटन लगा दें, पीछे लगा हुआ वो बटन प्रेस करें तो बता दें भाई इतना प्रॉफिट होगा, इंटरेक्टिव बन जाए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल जो हमने पिछली क्लास में परफॉर्म किया था। ऐसे ही मैंने रैंडम डाटा जो है वो उठा लिया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने खोल के भी नहीं देखा होगा। हैं, देखा था? चलाया नहीं था लेकिन। हाँ, चलो, बट एक दो बंदों से काम नहीं चलता ना भाई, काम सबने करना चाहिए, वरना आने का कोई फायदा नहीं है, बस वक्त गुजरता रहेगा। आपने वीडियो 2 बार अपलोड कर दी। कौन सी ये वाली? हाँ। कोई बात नहीं, क्या हो गया, कभी कभी एक बार नहीं मिलती, कभी 2 बार मिली है। देखी कितने तुमने, ये बताओ, आज तक तुमने कोई वीडियो देखी, काम किया है? नहीं नहीं, आप लेक्चर रिकॉर्डेड देख के उसको इम्प्लीमेंट किया है, कभी किया है? कोई गलती कभी नहीं आई तो पूछी तो नहीं तुमने कभी तक? 2 ही बंदे सवाल नहीं करते, एक वो जिसकी कोई गलती नहीं है, एक वो जो काम ही ना करे। अब तुम कहाँ खड़े हो बताओ मुझे। यहाँ नहीं, आगे बढ़ जाते। अच्छा भाई, हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो है लीनियर, हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा, जहां पर हमारे पास क्या था, एक इनपुट था। फिर हमने ये वाली एग्जांपल करी जहां हमारे पास 3 इनपुट थे, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अगर हमारे रिजल्ट्स लीनियर रिग्रेशन के सही नहीं आ रहे, हमने डेटा को भी जो है ना प्री प्रोसेस में कुछ चीजें चेंज कर ली, बट रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 और रिग्रेशन होते हैं। ठीक है, 2 और रिग्रेशन होते हैं, क्योंकि अभी ये जो रिग्रेशन है इसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, बस रिग्रेशन का मॉडल बनाया, उसको डेटा दे दिया। ठीक है, मैं आपसे कहूँ इसको इम्प्रूव कैसे करूँ एक्यूरेसी को, तो आपके पास, आप क्या बोलोगे, मैं क्या डालूं भाई, मॉडल लाए थे खरीद के, उसको खिला दिया, डेटा डेटा था हमारे पास, मॉडल में हम क्या करेंगे, मॉडल तो बना बनाया था। आ रही बात समझे? अब अगर मॉडल को हमने क्या करना हो, ट्यून करना हो, क्या करना हो, मॉडल ट्यूनिंग। तो मॉडल ट्यूनिंग के लिए अब हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स उसके सेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रिग्रेशन में 2 मॉडल्स होते हैं, वन इज नॉन एज लासू और द अदर वन इज नॉन एज रिज। क्या? लासू एंड रिज रिग्रेशन, 2 अलग अलग मॉडल्स हैं, लासू एंड रिज रिग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो टाइप करते हैं, जिससे हम पता चलता है। तो लासू regression is a form of regularization that seeks to minimize the magnitude of the coefficient so that relevant variables are included in the model. The regression works by introducing additional term penalize large coefficient. क्या कह रहे हैं? अच्छा भाई, इसके अंदर क्या होता है, यहां पर इस लासो और रिज में जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिट क्यों हुआ है। अब जब मैं ओवरफिट कह रहा हूं तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में बहुत डिफरेंस आ रहा है। ओवरफिट जो है वो क्यों हुआ है? ठीक है, एक मैंने क्या बात कही कि हमारे पास डेटा क्या है। अच्छा, अब ये बात शुरू करने से पहले मैं क्या कह रहा हूं, सुनो भाई, ओवरफिट तो हो गया मॉडल, मैं ओवरफिटिंग को खत्म कैसे कर सकता हूं? क्या ओवरफिटिंग को खत्म कैसे कर सकता हूं? पहला तरीका कि डेटा की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। जैसे मैंने इसके बारे में कहा ना, इसको आप सुबह से भूखा और एक बेर खाने को दे रहे नहीं, तो 3-4 किलो बेर दे दें इसको तो पेट भर जाएगा। यानी डेटा क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना, एक चीज। एंड दिस, ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ओवरफिटिंग खत्म करने की, कि डेटा बढ़ा ले, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निक। हमारा अब डेटा कहां से लाऊंगा जाके, मसला है ना।
कुछ और करना तो हम कर लेंगे यार, ठीक है, और डाटा कहां से लेकर आऊं? हाँ, चैट जीपीटी से सैंपल अगर दें तो शायद जनरेट करा दे, लेकिन वो रियल डाटा तो फिर नहीं होगा ना, उसके अंदर अगर वेरिएशंस आएगी तो मॉडल भी खराब हो जाएगा, सारी चीजें। अगर किसी ने वो जाके जेन्युइनली डाटा कलेक्ट किया है मार्केट में घूम के यहाँ करके, और वो कलेक्शन करके आ गया, डाटा फॉर्म कर लिया, हमें दे दिया, हम काम कर रहे हैं, उससे कहें यार थोड़ा और डाटा ले आओ, तो ये सबसे मुश्किल काम है ना, दोबारा जाना फिर ढूंढना। हाँ, इन केस हमें कुछ चीजें चेंज करनी है, एक ही जगह भी करना है, तो ठीक है वो कर लेंगे यार। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ओवरफिटिंग खत्म करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि आप और डेटा ले आए, ये सबसे पहला तो है बट मुश्किल है मेरे हिसाब से। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आप रेगुलराइजेशन लगाएं। क्या लगाएं? रेगुलराइजेशन लगाएं। अब व्हाट इज रेगुलराइजेशन? रेगुलराइजेशन क्या होती है? रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस सुने हुए ना सबने, कवायद जवाबित, ठीक है। तो हर जगह पर एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। क्या होती है? रेगुलेटरी बॉडी होती है। जैसे 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 मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई जो पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है, ठीक है, वही पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, और वो 100% पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी। उसके अलावा आप और सख्त रूल बनाए अपने जाती तो बना लें, पर उस पॉलिसी से नीचे नहीं होने चाहिए, वो तो करनी ही करनी है ना, मैंडेटरी चीजें हैं जो उसने आपको रूल बता दिए, और आप फर्दर रूल ऐड कर लें आपकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट ये रूल फॉलो करने हैं आपने, स्टेट बैंक कह देता है। तो इस अब अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा होता तो स्टेट बैंक क्या करता है? बैंक्स पे पेनल्टी लगती है। तो स्टेट बैंक का नुमाइंदा आता है, वो पता चला जी आप बिजली की बिल नहीं जमा कर रहे, पेनल्टी। क्यों नहीं कर रहे भाई? सब पे ब्रांचों पे लाजमी है। आपका एटीएम नहीं वर्क कर रहा, किरची किरची हो गया, तुम्हारे दिल की तरह ये भी हो गया। अच्छा, इसी तरह वो क्या कर रहा था, सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, रेगुलराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन का मतलब समझ में आ गया। जैसे सारी यूनिवर्सिटीज किसके अंडर में आती? एचईसी के अंडर में आती। एचईसी जो है ना वो यूनिवर्सिटी बनाने की भी ऑर्डर देता है, यूनिवर्सिटीज को रूल भी पास करके देता है कि ये कोर्स पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना, ये चीजें होनी चाहिए, नहीं चाहिए, मॉनिटर भी करता है आगे वगैरह, करता कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इदारा तो मौजूद है। हाँ, नहीं, वो कहता है फजूल चीजें हटा दो, काम की चीजें पढ़ा दो, वो सब हटा देते हैं बेचारे, कहते हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ना फजूल ना काम की, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं हम पढ़ाएंगे ही नहीं। अच्छा, अब यहां पर जो है ना, जब हमने कहा कि हम अपने मॉडल को, क्योंकि मॉडल ओवरफिट हो चुका है, एंड दैट ओवरफिटिंग जो है वो मोस्टली किस वजह से होती है कि मॉडल ने डेटा को पूरा चबा दिया होता है। तो अब हम पहली टेक्निक मैंने कहा डेटा लिया वो नहीं है। दूसरी टेक्निक क्या है कि हम मॉडल को रेगुलराइज करें। क्या करें? जैसे स्टेट बैंक रेगुलराइज करता है, हम मॉडल को भी क्या करें? रेगुलराइज करें और पेनल्टी लगाएं। क्या लगाएं? मॉडल के ऊपर क्या लगाएं? पेनल्टी लगाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब थियोरेटिकली बहुत आगे की बात है, बट यहाँ क्योंकि सिंपल डिस्कशन में आ गई तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ आगे। हम क्या कहते हैं भाई, मॉडल क्या करें, इसको पेनलाइज किया जाए, पेनल्टी लगाई जाए। अब ये पेनल्टी दो तरह की होती है, ठीक है, एक को कहते हैं L1 और एक को कहते हैं L2। इसको हम पेनल्टी भी कहते हैं L1 L2, इसको हम कहते हैं L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो एरर आ रहा है ना, एरर आ रहा है जब मॉडल ओवरफिट है, तो एरर कितना है? जीरो। जब भी तो ओवरफिट है ना, मतलब अगर चलो 100% भी नहीं है तो कम से कम एरर, मिनिमम एरर आ रहा है बहुत ट्रेनिंग के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम पेनल्टी के तौर पे कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये जीरो इसलिए आया है कि तुमने
या तो मॉडल के लिए जो पैरामीटर सिलेक्ट किए हैं ट्रेनिंग के अंदर वो बहुत बड़े बड़े कर लिए, यानी तुम्हारे दांत क्या है, बड़े बड़े। क्या है तुम्हारे दांत, इसीलिए तुम पूरा बेर एक ही बार में चक्कर जा रहे हो। समझना बात को। तो हम तुम्हें रेगुलराइज कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारे अब डेटा तुम्हें तभी देंगे जब तुम्हारे दांत इतनी हाइट से ज्यादा नहीं हो, यानी जो मॉडल पैरामीटर ले रहा है उसकी विड्थ को क्या कर देते हैं, कम नहीं करते, एक ब्लॉक लगा देते हैं कि अगर इससे ज्यादा ले ली हमने तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी। अब वो पेनल्टी कैसे लगाते हैं कि भी लॉस के अंदर जो एरर है उसके अंदर हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ बताता हूं, बताते हैं। हम क्या करते हैं, एक लॉस के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब वो जैसी जीरो लॉस में लगता है, वो पेनल्टी लगती है, लॉस वापस बढ़ जाता है। अच्छा, लॉस बढ़ने की वजह से एरर क्रिएट होगा, लॉस बढ़ने की वजह से क्या होगा, जाहिर है एरर बढ़ेगा। एरर बढ़ेगा तो उसकी ओवरफिटिंग क्या होगी, खत्म होगी, उसकी डिस्टेंसिंग क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बोले यार ये कैसा मॉडल बना रहे हैं जो, ठीक है। तो अब यही टेक्निक लगा के ओवरफिटिंग क्या करते हैं, उसकी हम कम से कम करते जाते हैं। एरर की डिफरेंट वैल्यूज जो है, एरर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज क्या करते जाते हैं, डालते रहते हैं। अब वो वैल्यूज का साइज में बताता हूं अभी। तो उसकी मदद से क्या होता है, उसका जो बेस्ट फिट लाइन है जो सारे पॉइंट से गुजर रही है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। थोड़ी सी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ऊपर को या नीचे को जहां को टेढ़ी होने की वजह से क्या हो गया, एरर। अब देखो होता क्या है, अब टेक्निकल बात पे आ रहा हूं। अभी पहले इसको समझ ले बेटा, समझना है, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। ये मेरे पास ग्राफ है और ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। अब इन केस ऐसा हुआ कि भाई जो लाइन ड्रॉ हुई ना ऑन ट्रेनिंग डेटा, किसके ऊपर, ऑन ट्रेनिंग डेटा। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेनिंग के लिए मैंने चंक ऑफ डेटा लिया है वो ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो लाइन ड्रॉ हुई ना इसके ऊपर, अब जो लाइन ड्रॉ हुई उस लाइन ने क्या किया, यहां से लेके ये यूं करके लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है। एक आध पॉइंट है जो क्या हो रहा है, इससे आउट हो रहा है, बाकी सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, सारे पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। सारे पॉइंट इसके ऊपर है, सीधी लाइन होगी यार, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, क्या स्केल थोड़ी मतलब। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब इस फॉर ट्रेनिंग डेटा रिजल्ट क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, 99.99 प्योर रिजल्ट हो गया ना, ऐसे ही हुआ। लेकिन अब इस लाइन से बोल रहा हूं भाई जो टेस्टिंग डेटा रह गया उस पर रिजल्ट तो फट गया, फट गया ना। तो हम क्या करते हैं फिर, हम कहते हैं ठीक है, ठीक है, जो एरर आ रहा है ना तुम्हारा 0.001 बहुत छोटा सा, इसके अंदर तुम्हें 10 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे। जैसे ही हम एरर की पेनल्टी लगाएंगे ये लाइन यहां से डिस्टर्ब होके कहीं ना कहीं तो जाएगी, ये लाइन यहां से डिस्टर्ब होगी कहां, किसकी की भाई, ऊपर, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। जब थोड़ी सी ऊपर आएगी तो ट्रेनिंग के अंदर एरर क्रिएट होगा, सही जगह पे जाएगी अपनी मर्जी से, ट्रेनिंग के अंदर एरर क्रिएट होगा तो ये एरर रिड्यूस होके कहां आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 90 पे आ, ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी रिड्यूस होके कहां आ जाएगी, 90 पे आ जाएगी। लेकिन जब मैं अब टेस्ट निकालूंगा इसके ऊपर तो जो टेस्ट था पहले 80 आ रहा था 99 के मुकाबले, वो टेस्ट भी बढ़ के कहां पहुंच चुका होगा,
ये लाइन जब ऊपर गई, ये लाइन जब यहां आ गई, तो अब इससे एरर जब क्रिएट हुआ, लेकिन टेस्ट डेटा की भी क्या हो गई है, करीब हो गई। तो एक तरफ से एरर बढ़ा, एक तरफ से यानी एक्यूरेसी कम हुई, और दूसरी तरफ से एक्यूरेसी क्या हो गई, बढ़ गई, और दोनों क्या हो गए, लगभग बराबर आ गए। ठीक है, तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं लासू में और रिज रिग्रेशन में, ताकि जो ओवरफिटिंग है लाइन की वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अब फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, एक के अंदर जो है ना वो यूक्लिडियन डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, एक के अंदर रूट स्क्वायर्ड वाला डिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सी, यहां देख लेते हैं क्या किया। ये है हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, रिज रिग्रेशन में क्या करते हैं, आल्सो नोन एज L2 रेगुलराइजेशन। रिज रिग्रेशन क्या कहलाती है, तो ज़ाहिर है L1 कौन सी होगी फिर, लासू भाई होंगे। ठीक है, दैट इंट्रोड्यूस रेगुलराइजेशन टर्म टू रिड्यूस द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड हेल्प प्रिवेंट ओवर फिटिंग। In simple terms, ridge regression helps minimize the sum of the squared residuals and the parameter squared scaled by a factor lambda। अब वही lambda की वैल्यू हम क्या करते हैं उसके अंदर इंजेक्ट करते जाते हैं। This term lambda controls the strength of constraint coefficients and acts as tuning parameter। यही lambda क्या कहलाता है, ट्यूनिंग पैरामीटर के। ये हम लैम्डा की वैल्यू देके मॉडल को क्या करते हैं, ट्यून करते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग का वर्ड समझते हैं ना, गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं, आवाज आ रही नहीं आ रही, सही आ रही नहीं आ रही, सही नहीं हुई नहीं, थोड़ा थोड़ा सा चीजें एडजस्ट करते हैं, हाँ आप सही होगी, ये सेटिंग सही है। तो अब लैम्डा की वैल्यू देकर हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को ट्यून प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर रेसिडुअल जो एरर आया है उसमें क्या ऐड कर दिया, लैम्डा टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये वैल्यू कहाँ ऐड हो रही है, एरर में ऐड हो रही है। कहाँ ऐड हो रही है, ये सम ऑफ स्क्वायर्ड मीन रूट मीन स्क्वायर, जो सम ऑफ स्क्वायर था ये हमारा क्या है, एरर फंक्शन है ना, उसके अंदर ये ऐड हो रही है। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारी प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर क्या कर दिया, अभी ये डाल दिया हमने। और लासू में क्या होता है, अब लासू में भी आपको देखने में, हाँ हम्म, हाँ अच्छा जी, और ठीक है, बाकी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना लासू रिग्रेशन को और रिज रिग्रेशन को, हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये अभी हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पर, हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई करा और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई किया ना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने ये हाइट वेट वाली एग्जांपल करी थी, ऐसे ही था, और ये उसकी दोनों फाइल्स थी, है ना। वो तो मल्टीपल में था ना बेटा, ठीक है, क्या हो रहा था, फिर हमने मल्टीपल वाला देखा। मल्टीपल में हमने क्या किया भाई, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हमने कौन सी एग्जांपल की है, एक हमने ये डाटा लिया और इसकी नोटबुक कौन सी थी भाई, क्या नाम था, डाल दी है, ये तो डाटा है जिस पे हमने काम किया, ये वाली लीनियर रिग्रेशन टास्क 2 है ना ये। ठीक है ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, सिंपल में डाल दिया, हाँ
कट करके मैं यहाँ, ये मैं क्यों फोल्डर बना रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ठीक हो गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, लासू और रिच। तो ये मैंने काम इन लोगों को कराया हुआ है, लासू रिच का। यहाँ मैं क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर, लासू एंड रिच। ये पढ़ना है आज जाके, लासू एंड रिच, लाजमी अच्छे से। श्योर। देखें जरा, हमने एक डेटा ले लिया है साइकिट लर्न के अंदर से ही। दैट डेटा इज कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस। क्या, वो हाउसिंग प्राइस का डेटा है, और हमने इसको कहीं से डाउनलोड नहीं किया है, CSV फाइल से। ये साइकिट लर्न के साथ ही उसके अंदर मौजूद होता है। फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग का ये मेथड कॉल किया और डाटा फ्रेम के तौर पे इसको बुलाया, तो ये इसने मुझे ये क्या दिखा दिया कि भाई ये डाटा है, एक डिक्शनरी दिखा दी, डिक्शनरी में ये की है और ये उसके अगेंस्ट पूरी वैल्यू है। और फिर टारगेट क्या है, कॉलम है हमारा एक और उसके अगेंस्ट ये टारगेट वैल्यूज हैं जिसपे हाउस प्राइस आ रहे हैं। तो अगर मैं एरे की सूरत पे आगे मैं इसको कर देता हूँ pd डॉट हेड ऑफ फ्रेम, एरर भी नहीं बनाएगा। चलो खुद ही बना लेते हैं। क्योंकि डिक्शनरी है तो हमने बोला भाई कैलिफोर्निया हाउसिंग डॉट डाटा, इसमें से क्या करो भाई, डाटा वाला पार्ट उठा लो, तो वो मेरा क्या बन जाएगा सारा। डाटा क्या होता है, एक्स, है ना, तो ये सारा एक्स के अंदर आ गया। ठीक है, और टारगेट मेरा क्या होता है, वाई,
तो डाटा डॉट टारगेट, इसमें हमारा क्या आ गया सारा y। तो ये सारे फीचर्स हैं मकान के, उसका कितना पुराना है, कितने कमरे हैं, कितने बेडरूम है, कितनी आबादी है, उस इलाके की लैटिट्यूड लैंगिट्यूड क्या है, कहाँ वाक़ है, उस हिसाब से ये तकरीबन 20,600 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब हम ये इनपुट डालेंगे आइंदा, तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे मकान के प्राइस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। बहरहाल एक ये टॉय डेटा सेट है, कॉलम के नाम यही है फीचर्स के, ये डाटा का डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है इसके अंदर। लेट एवरेज बेडरूम पॉपुलेशन, एवरेज नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स एंड पूरा डिस्क्रिप्शन शो हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये निकालें, अगर आपको पता है तो ठीक है। क्या किया भाई हमने, वही डाटा को क्या किया भाई, एक्स वाई तो आ गया हमारे पास। दूसरा स्टेप क्या होता है, स्प्लिट करना ट्रेनिंग टेस्टिंग में, राइट, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना। तो हमने ये कर लिया इसको। अब यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप है, मैंने लिखा हुआ भी है, स्केलिंग डाटा, यानी डाटा को स्टैंडर्ड स्केलर करना। ये क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड स्केलर करना। अभी हमारे पास जो डाटा वैल्यूज होते हैं, वो डाटा वैल्यूज जो हैं उनके जो, इधर देखो, जो रेंज ऑफ वैल्यूज है, यहाँ कुछ और 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 है। हर कॉलम की रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, कहीं एक ऐसा कॉलम है जिसका मिनिमम यहाँ से लेके वहां तक है डाटा, इतनी रेंज। एक डाटा ऐसा है जिसकी रेंज इतनी वैल्यूज के दरमियान आ रही है। इससे भी मॉडल की ट्रेनिंग पे क्या आता है, असर होता है। हम क्या करते हैं, इसको स्केलर कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, इनकी रेंज जो है वो सारी एक जैसी हो जाती है। तो ये बात समझ में आ रही है, रेंज एक जैसा होना। एक सिंपल सा है, मैं क्या करता हूँ, मैं स्केल डाउन कर देता हूँ अपने डाटा को। ठीक है, जैसे मेरे पास जो है, अगर मैं यहीं से वैल्यू ले लूँ डाटा में से, किससे लगाओ ये, तुम अब मैं बता सकता हूँ दोस्त। क्या, मैं कुछ बोलूं कि चुप रहूं, हैं? अब यार अपना ही डाटा ले लो, छोड़, टाइम लग रहा है। अच्छा, सबकी उम्रें बताओ कितनी है? हमारी उम्र कितनी है भाई, 21 साल है। हमारी कितनी, अबे 21, 27, अपनी बतानी है, उसकी नहीं बतानी। चलो भाई, 19, पड़ोसी 28, गुड। अबे 28 आउट मैम। 21, एक और 21 और 24, घर में पुकारो, दो दो से 24 का हो गया। ओहो, दया भाई, 24 के बाद बताओ यार। हाँ, 16 और तुम कितने के हो, 16। चलो काफी है इतना डेटा हमारे पास। अब मामला ये है कि हमारे पास देखो इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं ना। अब इसकी रेंज जो है वो क्या है, इसकी रेंज सबसे छोटी क्या है, 16 से लेकर सबसे बड़ी 28, ये रेंज है ना, 16 से 28 की रेंज है। अच्छा, मैं यहाँ सबसे जो है क्या पूछूं कि भाई कितने सिबलिंग्स हैं भाई, बहन भाई कितने हैं?
तो किसी के 2, किसी के 3, ठीक है। अब कोई आउटलायर मत लेके आना। कौन सा है चौथे नंबर पे यार? 5 है भाई, ठीक है। वैसे ही डाल दी मैं, वैसे रैंडम डाल रहा हूँ यार, परेशान नहीं होना, कोई ज्यादा आउटलायर वाला है। अब देखो इसकी रेंज ऑफ वैल्यू क्या है, इसकी रेंज मिनिमम 1 से लेकर 5 तक है, और इसकी रेंज कहां से कहां तक है? तो अब ये जो, अच्छा अब मैं आगे लोगों की जो है तनख्वाह पूछना शुरू कर दूं तो वो हजारों में रेंज आ जाएगी, ठीक है, वो हजारों में रेंज आ जाएगी। तो हर कॉलम की रेंज क्या हो रही है, अलग अलग। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एवरी कॉलम जो है वो सेम रेंज में आ जाए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक नया एज का कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। और क्या कहता हूँ भाई मैं, कि ये जो एज है इसको इसकी मैक्सिमम वाली रेंज से डिवाइड कर दो। किससे? क्या है वो? 28, ठीक है। कितनी हो गई? और सब पे लगा दिया मैंने ये। तो अब रेंज क्या होगी? 0 से 1। क्या होगी? अच्छा, अब मैं सिबलिंग वाले पे भी काम करता हूं, ठीक है। सिबलिंग 3, सबसे बड़ा क्या है? 5। क्या रेंज हो गई भाई? 0 से 1। दोनों सेम रेंज के अंदर हो गए। अब आप बोलेंगे यार वैल्यू तो चेंज हो गई, कोई मसला नहीं, दोबारा मल्टीप्लाई कर दो फिर वैल्यू वही आ जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो हमें, ये मैंने एक तरीका बताया कि आप मिन मैक्स स्केलिंग करते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी कर देते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर भी कर देते हैं, स्केलर भी लगा देते हैं। दिस इज नॉन एज स्केलिंग ओनली। तो इससे जो दो नए कॉलम बने हैं नाउ, हम इन दोनों कॉलम की रेंज क्या है? 0 से 1। यानी यूं समझ लें कि मॉडल कभी छोटा मुंह खोले कभी बड़ा मुंह खोले है। क्यों भाई? तो डेटा क्या होगा, बराबर साइज का चल रहा होगा तो ठीक है, वो गुडर गुडर चल ले जाएगा। कोरिलेशन में भी तो सर यही होता है ना, कोवेरिएंस को वो कोरिलेशन में -0 से +0 के तक चला जाता है। नहीं वो तो रिजल्ट, वो तो पूरे डेटा का बताता था ना, वो एक बंदे का थोड़ी करता था, एक डेटा पॉइंट का। तो इसलिए यहां पर क्या किया भाई जवानों, क्या लगाया? स्टैंडर्ड स्केलर, और स्केलर पे क्या कर देता हूं मैं, चला देता हूं। अच्छा पहली दफा हम क्या करते हैं, बगैर स्केल डाउन करते हैं, रिजल्ट खराब आएगा ना, फिर सही करने आ जाएंगे तो इसको चला लेंगे, ताकि पता चलेगा यार कोई फर्क भी पड़ा या और खराब हो गया। तो अभी छोड़ दिया स्केलर को। क्या बोला अभी लासू? क्या बोला? लासू, और लासू चला दिया हमने, ठीक है। ट्रेन कर लिया, ट्रेन करने के बाद वही एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। प्रिडिक्शन निकाल ली ट्रेनिंग में, रिजल्ट्स निकाल लिया, ठीक है। और 91% रिजल्ट आ रहा है, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लिया, 90.94 आ रहा है। R2 स्कोर निकाला 0.29, बहुत कम आ रहा है। 29% स्ट्रेंथ आ रही है, हम पीछे कितनी देख कर आए, 90s में देख कर आए, ठीक है। जब टेस्ट में जाते हैं, टेस्ट में सारे काम किए और फाइनल चेक किया तो 28%, यानी थोड़ा सा कम आ रहा है। तो ये तो कैसा मॉडल हो गया, अंडरफिट मॉडल हो गया ना, ना ट्रेनिंग अच्छी ना टेस्टिंग अच्छी। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम वो लासू में पेनल्टी क्या करेंगे, लगाएंगे। हाँ, अंडरफिट में भी हम बाज दफा जो है वो चला देते हैं, अभी एज अ टेस्ट हम समझ लेते हैं कि ठीक है हम पेनल्टी लगा रहे हैं। अब वो वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू होती है। लैम्डा की वैल्यू हमने यहां पर कहा कि भाई क्या करो, एक पे नहीं,
हमने मुख्तलिफ लैम्डा की वैल्यू दे दी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, छोटी छोटी कम करते गए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी पेनल्टी लगानी है, किस पेनल्टी पे रिजल्ट सही आएगा पता है क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी पेनल्टी भी लगा रहे हैं, थोड़ी उससे बड़ी भी लगा रहे हैं, थोड़ी वो हमें, ये जो ग्रिड सर्च है ना, ये हमें क्या करेगा, इन सब में से जिस वैल्यू के ऊपर हमारा रिजल्ट गुड हो रहा होगा वो शो करा देगा कि ये वैल्यू आपकी क्या है, ये पेनल्टी जो है वो क्या है, सही है। तो ये हमने सेट कर दी ग्रिड में। अल्फा मैंने बताया था ना बेटा कि जो लॉस के अंदर हम क्या करते हैं, एक लैम्डा का पैरामीटर जो है वो ऐड कर देते हैं, लैम्डा प्लस कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, ये चीज ऐड हो जाती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स तो वो मॉडल से ही ले लेगा जो उसने निकाले, और लैम्डा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ग्रिड्स, हाँ, लैम्डा को अल्फा। ठीक है, ग्रिड सर्च में हमने डाल दिया कि भाई मॉडल का नाम लासू है, और जो ग्रिड पैरामीटर है उसका नाम पैरामीटर ग्रिड रखा हुआ है हमने, और क्रॉस वैलिडेशन जो है वो 3 दफा है। अच्छा, अब ये क्रॉस वैलिडेशन क्या है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी जाने दो। एन जॉब्स कुछ नहीं होती, एन जॉब्स ये प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है कि अपनी सारी ताकत लगा दो, क्या कर दो, मैं दिखा देता हूँ कि एन जॉब्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, नन नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे यार, वो तो वहां वैल्यू दिए कि एन जॉब ना लगाओ। नंबर ऑफ जॉब्स टू रन इन पैरेलल, इट मींस वन अनलेस दिस पैरेलल बैकएंड, इट मीन ऑल प्रोसेसर्स। वन का मतलब क्या लग जाए, सारे प्रोसेसर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और नहीं भी देंगे तो चलेगा उस पे। अब हमने क्या किया भाई, लासू को बोला भी फिट करो, और सीवी के बोला भी प्रेडिक्ट करो, और रिजल्ट अब चेक करते हैं। ये फिट हो गया, बेस्ट एस्टिमेटर पे फिट हुआ है ना। क्या कह रहा है ये, जो रिजल्ट आ रहा है उसने क्या सिलेक्ट किया उसमें से, बेस्ट एस्टिमेटर। क्या वैल्यू सिलेक्ट की, कि जो जितने आपने पेनल्टीज दी हैं उसमें जो सबसे गुड रिजल्ट आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 0.001 पे। हाँ हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी है, बट ये होगी वही, छोटी से लेके बड़ी तक, और 10 में ही होगी। तो टेस्ट पे अब रिजल्ट किया हमने, और उसने हमें रिजल्ट दिखाया टेस्ट के ऊपर कि भाई बेस्ट, हम खुद भी निकाल सकते हैं बेस्ट एस्टिमेटर। तो जब मुझे पता चल गया कि यार मेरा जो मॉडल है 59% हो गया, 29 से कहाँ चला गया, 59 पे चला गया पेनल्टी लगने के बाद। ठीक है, तो अब जब मुझे एक्सपोज हो गया कि मुझे पेनल्टी असल में कितनी देनी है, तो अब मैं दोबारा से बोलूंगा लासू मॉडल दोबारा बनो बेटा, तुम्हारा अल्फा पैरामीटर क्या होगा, ये होगा। ये मैंने पहले सारे टेस्ट करके एक जो है वो चॉइस कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से क्या कर लूंगा भाई, ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो है वो चला दूंगा, और स्कोर वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर लूंगा, तो वही स्कोर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब दूसरा, रिज भी ऐसे ही काम करता है, रिज के अंदर भी यही सिलसिला चलेगा, एरर निकालेंगे करेंगे अल्फा की वैल्यू। तो व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों की वर्किंग में डिफरेंस है। ठीक है, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो मैं उसको अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, वो अगली क्लास में मैं उनका वर्किंग डिफरेंस बताऊंगा, और इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि भाई ये अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लासू एंड रिग्रेशन, तो आप थ्योरेटिकली उसको मैथमेटिकली, तो एक तो आपने ये बता दिया कि भाई क्या है वो, मैथमेटिकली ये क्या करता है, लैम्डा उसके अंदर एक पेनल्टी की जो वैल्यू आएगी एरर के अंदर ऐड कर देगा, जिससे आपकी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। थियोरेटिकली ये क्या कर रहा है, दो बातें इसकी अलग अलग जो है पढ़ेंगे। ठीक है।